हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। दोस्तों, न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स का डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पहले ही अनाउंस किया था कि न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स का फ्री टेस्ट हमारे एसके बीएससी ऐप पर अवेलेबल है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसे डाउनलोड करके फ्री टेस्ट दीजिए। जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं वो टेस्ट अगर दिए हैं तो आप अपना मार्क्स चेक करके देखिए और अब हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं या गूगल ऐप से प्ले स्टोर से आप हमारा एसकेबीएससी ऐप डाउनलोड नहीं किए तो प्लीज से प्लीज डाउनलोड करें और ये फ्री टेस्ट का मजा लें और हमारे वीडियो सॉल्यूशन को भी देखें। तो आइए चलते हैं, हमारा अगला चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का डिस्कशन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता रहता है तो उस पिंड के ऐसी कौन सी चीज है जो लगातार परिवर्तन होते रहता है। तो ऑप्शन है भार, द्रव्यमान, आकृति और वेग। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही क्लियर होता है कि ये सवाल है न्यूटन के गति के पहले नियम से। तो दोस्तों, पहला नियम क्या है कि जब तक कोई वस्तु पे बाह्य बल ना लगे तब तक वह वस्तु विराम की अवस्था में रहना चाहती है या फिर एक समान गति की अवस्था में रहना चाहती है। अर्थात जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मतलब जो वस्तु रुकी हुई है रुकी रहेगी, जो चल रही है उसी गति से चलती रहेगी जब तक उस पर असंतुलित बल ना लगे। अर्थात मतलब ये हुआ कि जब असंतुलित बल लगती रहेगी तो उसके गति की अवस्था में परिवर्तन होता रहेगा, मतलब उसके वेग में परिवर्तन होता रहेगा। तो निरंतर बदलने वाली चीज कौन सी है? तो उसका वेग है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, वेग। और किस नियम से? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। तो ये था पहला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जब एक वस्तु दूसरे में बल लगाती है तो दूसरा भी पहले पे लगाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल जो है हमेशा पेयर में होता है, जोड़े में होता है। एक अकेला बल कभी भी नेचर में मौजूद नहीं होता, प्रकृति में मौजूद नहीं होता है, क्योंकि बल दो वस्तुओं के बीच की प्रक्रिया है, दो वस्तुओं के बीच का इंटरेक्शन है। तो सो ए बी पे लगाया बल तो बी भी ए पे लगाएगा, उतना ही लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगा। तो इसी को क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं। तीसरा नियम ये है। तो तीसरे नियम पे कौन सी ये घटना आधारित है? तो दोस्तों, रॉकेट का लॉन्च करना ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका कि रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो क्या होता है, रॉकेट से गैसेस बाहर निकलती है, गैस पे फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो गैस की वजह से रॉकेट की बॉडी पर फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, इससे रॉकेट जो ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये तीसरे नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन देखें, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तो जब क्रिकेटर कैच करता है तो हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता है। तो पीछे की तरफ ले जाकर वो क्या करता है, तो बॉल और हाथ के बीच का जो कांटेक्ट टाइम है उस टाइम को बढ़ाता है। तो होता ये है कि कांटेक्ट टाइम को बढ़ाने से संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो घट जाती है, और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो बल जो हाथ पे लगता है वो कम लगता है और अचानक से अगर रोक दिया जाए तो बल ज्यादा लगती है। तो ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर है आधारित। दूसरा, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। साइकिल में पैडल नहीं मारते तो साइकिल धीमी क्यों हो जाती है? धीमी होती है रोड की वजह से, घर्षण के कारण, रोड की वजह से एक प्रतिरोधात्मक बल लगती है जिसके कारण वो धीमी हो जाती है। जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। बस में आप खड़े हैं और अचानक बस चलनी शुरू हो जाए तो हम पीछे झुक जाते हैं, या फिर बस अगर चल रही होती है और अचानक से ब्रेक लगाया तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये कहलाता है जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम,
जो कि न्यूटन के गति के पहले नियम से प्रतिपादित होता है, जड़त्व का नियम। तो ये जड़त्व के नियम पर है और आपका करेक्ट आंसर होगा डी, रॉकेट लॉन्च करना। तो ये था दूसरा सवाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, तो वस्तु पर लागू नेट बल होगा। तो कोई वस्तु उत्तर की दिशा में चल रही है, लेकिन इसका वेग जो है वो नियत है। नियत मतलब कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए वेग तो नियत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वेग में परिवर्तन की दर हो गया शून्य। और अगर त्वरण शून्य है तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल कितना होगा? तो ये भी शून्य, F बराबर m है, a का वैल्यू 0 से 0। तो सो वेग नियत मतलब त्वरण शून्य मतलब बल शून्य। तो इसलिए जब भी कोई वस्तु नियत वेग से चल रही होती है तो उस पर नेट बल शून्य होता है। जैसे इसकी कोई दिशा नहीं होगी, न पूरब, न उत्तर, न दक्षिण। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 4। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है? तो बल, वेग, गति और दबाव। तो बल है ऐसी भौतिक राशि जो प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो कैसे? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब एक वस्तु अगर दूसरे पे बल लगाती है तो दूसरी भी पहले पे उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। दोनों दिशाएं विपरीत होती है, एक दूसरे से दूर होती है। तो बल जो है दो वस्तुओं के बीच के इंटरैक्शन का परिणाम है। ठीक है, अकेले वस्तु बल नहीं लगाता है, दो वस्तुओं के बीच बल लगता है। जैसे बल अकेला कभी नहीं हो सकता, हमेशा जोड़े में होता है। जैसे आपका आंसर होगा ए, बल। क्वेश्चन नंबर 5। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है, कौन सी भौतिक राशि जो नियत है और वो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है? तो ऑप्शन देखिए, वेग। तो क्या किसी वस्तु का वेग नियत होता है? जरूरी नहीं है। कोई वस्तु कभी रुक सकती है, कभी चल सकती है, वो निर्भर करता है उस पर कौन सा बल लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो वो बल पर निर्भर करता है, वो स्थान कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो स्थान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो हमेशा नियत रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। एक वस्तु को यहाँ से चांद पे ले चले जाए, जुपिटर पे लेके चले जाए, तो उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है। गति, अगेन गति जो है आपके बल पर निर्भर करता है, इससे बदलाव होते रहता है। भार, भार भी स्थान स्थान पे बदलते रहता है। जैसे आप किसी वस्तु को यहाँ से चांद पे ले जाए तो पृथ्वी की तुलना में उसकी भार जो है 1/6 गुनी हो जाती है। तो पृथ्वी पर भी अगर आप पोल पे जाए, ध्रुव पे जाए तो भार अधिक होती है, और विषुवत रेखा पर आए तो वस्तु की भार कम हो जाती है। तो भार स्थान के हिसाब से बदलती है, लेकिन द्रव्यमान में स्थान के हिसाब से कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए हमारा आंसर होगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 6। यदि अब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। तो किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाते हैं, तो मान लेते हैं कोई बल है F पूरब की तरफ या दाहिने तरफ, अब इसी बल को उलट के बाएं तरफ लगा दें तो इन दोनों दिशाओं के बीच का कोण, तो दो विपरीत दिशाओं के बीच का कोण हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बल को उलट दें, विपरीत दिशा में कर देंगे तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 180 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 7, एक 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू किया गया बल होगा। तो एक कार जिसकी द्रव्यमान है 800 किलोग्राम, तो m बराबर 800 किलोग्राम, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो प्रारंभिक वेग है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदल देते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से गुना कर दें, तो 18 पंच 90, तो 5 गुना 5 25 मीटर पर सेकंड। ये हुआ प्रारंभिक वेग। अब इस पे ब्रेक लगाया गया, तो 5 सेकंड के बाद ये गाड़ी रुक जाती है। तो 5 सेकंड t बराबर 5 सेकंड के बाद इसकी अंतिम वेग हो जाएगी 0, क्योंकि गाड़ी रुक गई है। तब आपको बताना है इस पे लागू नेट बल कितना है। तो गति के दूसरे नियम से आप जानते हैं F बराबर ma। तो द्रव्यमान तो इसका पता है, अब आपको त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u बाय t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। और इसमें अब आपको वैल्यू रख देना है। तो 800 किलोग्राम गुना v जो कि 0 है, माइनस u जो कि 25 है, डिवाइडेड बाय पाई, कितना न्यूटन हो जाएगा। इसको कैंसिल कराते हैं, तो 25 25, तो माइनस 8 पंच 40, 4000, तो माइनस 4000 न्यूटन। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये प्रतिरोधात्मक बल है, गति की दिशा के विपरीत ये बल लग रहा है, इसीलिए तो गाड़ी रुक गई है। ब्रेक लगने के बाद जो बल लगता है वो गति की दिशा के विपरीत रहते हैं, इसलिए गाड़ियां रुकती हैं। तो इसका आंसर है 4000 न्यूटन, जो कि है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। तो टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं। तो कार का द्रव्यमान है, तो एक ट्रक जिसका द्रव्यमान है 2000 किलोग्राम, ट्रक के द्रव्यमान को m1 लिखते हैं, m1 है 2000 किलोग्राम, और ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इसके वेग को लिखते हैं u1 10 मीटर पर सेकंड। तो ये डेटा किसके लिए है? ट्रक के लिए। अब एक कार खड़ी है कहां पर? ट्रैफिक लाइट पर, ट्रैफिक सिग्नल पर। तो कार का द्रव्यमान हमें नहीं पता, कार के द्रव्यमान को m2 लिखते हैं, और ये नहीं पता है। ये खड़ी है इसलिए इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो कुछ भी हमने लिखा ये टकराने से पहले का है, टक्कर से पहले। तो टक्कर के बाद क्या हो रहा है? तो टक्कर के बाद क्या है कि ये कार और ट्रक दोनों साथ साथ चल रही है। तो साथ साथ किस वेग से चल रही है? तो 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो जब दोनों साथ साथ होते, चिपक गया टकराने के बाद, चिपक गया, तो दोनों द्रव्यमान कुल हो जाएगा m1 प्लस m2। तो टकराने के ठीक पहले और टकराने के ठीक बाद की स्थिति आप देख लिया। तो अब सवाल उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, किस तरह से हम ये m2 का वैल्यू फाइंड करें, पता लगाएंगे। तो इस तरह के सवाल के लिए हमारा जो सिद्धांत है वो है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो आप इसको याद रखेंगे कि कोई भी टक्कर हो, 2 वस्तुओं 3 वस्तुओं का टक्कर अगर हो रही है, तो ये संवेग के संरक्षण का सिद्धांत उस पर लागू होता है। तो कैसे लागू होता है, किस तरह से अप्लाई करेंगे? तो टक्कर से पहले जो कुल संवेग है और टक्कर के बाद का कुल संवेग, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो कोई भी तरह का टक्कर हो, चाहे वो प्रत्यास्थ टक्कर हो या अप्रत्यास्थ टक्कर हो, कोलिजन 2 तरह का होता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। यहाँ पे ये दोनों चिपक गया है टकराने के बाद, तो ये टक्कर अप्रत्यास्थ है, इनइलास्टिक है।
और अगर टकराने के बाद अलग अलग चलती रहती, उसके गतिज ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता, तब उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। एनीवे ये एक अप्रत्यास्थ टक्कर है। तो आप ये सिद्धांत अप्लाई करो, तो टक्कर से पहले का संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो कार का, ट्रक का संवेग m1 u1, कार का संवेग m2 u2, तो ये हुआ टकराने से पहले। टकराने के बाद तो दोनों तो चिपक गया है, तो द्रव्यमान m1 प्लस m2 और इसका वेग v। तो इसी से सॉल्व होना, सब का वैल्यू इसमें रख दें। तो m1 है 2000, u1 है 10, m2 तो ज्ञात करना है लेकिन u2 है 0। तो ये 2000 प्लस m2 गुना 8। तो ये टर्म तो हट गया। अब ये m तो यहां से निकाल लो। तो 2000 गुना 10, ये 8 नीचे आ जाएगा। तो m2 बराबर हो जाएगा 2000 गुना 10 बटे 8 माइनस 2000। ये आएगा 2500 माइनस 2000, 500 किलोग्राम। तो उस कार की द्रव्यमान है कितना? 500 किलोग्राम, जो कि दिया गया ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ये संवेग के संरक्षण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 9, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। तो दो आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहा है। ये है 70 किलोग्राम का आदमी और ये है 50 किलोग्राम का आदमी, दोनों हाथापाई हो रहा है। तो 70 किलोग्राम जो है इस 50 किलोग्राम को धक्का मारा बाएं तरफ, दाहिने तरफ, कितने बल से? 50 न्यूटन के बल से। तो पूछा कि 50 किलोग्राम वाला आदमी 70 किलोग्राम वाले आदमी पे किस बल से धक्का लगाएगा? तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, तीसरे नियम पर आधारित है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरा भी पहले पर लगाएगी, उतना ही लगाएगी और विपरीत दिशा में लगाएगी। इसका मतलब 50 किलोग्राम का आदमी 70 किलोग्राम वाले पे 50 न्यूटन ही लगाएगा और किस दिशा में? तो जिस दिशा में उसने लगाया उसके विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर होगा 50 न्यूटन, और जो कि दिया गया ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 10, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल का परिमाण क्या है? तो 8 किलोग्राम की एक वस्तु है, तो द्रव्यमान हो गया 8 किलोग्राम। किसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करती है, इसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए, जिससे इसका प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड से बढ़कर अंतिम वेग 9 मीटर पर सेकंड हो जाता है। आपको बताना है इस पे लगाया गया बल। तो फिर गति के दूसरे नियम से बल बराबर ma और a बराबर v माइनस u बाय। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं F बराबर ma या फिर m इंटू v माइनस u बाय t, और इसे वैल्यू पुट कर दें। तो 8 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5, 8 में 40 बटा 2 20 न्यूटन। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण है। तो फिर दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान है 100 किलोग्राम, 6 सेकंड तक एक बल कार्य कर रहे हैं जिससे इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 17 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग होगा 5 और अंतिम वेग हो गया 17, 6 सेकंड के दौरान। तो फिर बल बताना है, तो F बराबर ma
m into b minus u by t, और इसे वैल्यू पुट कर दें तो 100 into 17 minus 5 divided by 6, तो 17 minus 5 हो गया 12, 12 बटे 6 2, 2 गुना 100, 200 न्यूटन का बल उस पे लगा होगा। तो इसका आंसर है किसमें, ऑप्शन बी में 200 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो कह रहे हैं किसी वस्तु पर दो समान बल कार्यरत है लेकिन विपरीत दिशा में। तो एक बल मान लेते हैं 10 न्यूटन का दाहिने तरफ, तो दूसरा बाएं तरफ 10 न्यूटन का, समान और विपरीत। तब इसका सम कितना होगा, नेट बल कितना हो जाएगा, तो नेट बल हो जाएगा 10 माइनस 10 0। तो विपरीत दिशाओं में बल हो तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगी, सब कुल बल हो जाएगा 0। इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 0। तो दो बराबर और विपरीत बल का योगफल हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो आप हमारे YouTube चैनल पे आए, हमारे ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, फ्री में टेस्ट दें, उसका डिस्कशन का लाभ उठाएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।